Hello friends, last time we have discussed about the Einstein's explanation behind photoelectric effect. In that Einstein has proved that whatever the radiation is incident on any metal acts like particle, means photon. Okay, light is made up of photon. It is the proof as a Einstein explanation. कि आइंस्टाइन ने पूरा इसका प्रूफ दे दिया कि व्हाटएवर द रेडिएशन इज मेड अप ऑफ फोटोन, और उसके पीछे उसकी पूरी जो थियरी हमने डिस्कस की है और उससे रिलेटेड हमने थोड़े बहुत ग्राफ भी कर दिए. नाउ टुडेस टॉपिक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, के फोटोन का जो भी हम रेडिएशन का ऐसे बिहेवियर ले रहे हैं बस उसी से रिलेटेड उसकी अब प्रॉपर्टी करनी है. Then, under the property of the photon, the first point we can say that whenever the radiation interact with the metal particles, मतलब whatever the electrons present in metal, so during the interaction, this radiation acts like particle, means photon. ऐसा बोल सकते हैं कि during interaction of radiation with matter, this radiation acts like particle. That means we can say photon. अब जो भी हम फोटोन सोचे, then energy of each photon, energy of each photon, we know that E is equal to h nu, and the momentum of each photon P is equal to given as h nu upon c. कि जो भी हम फोटोन सोचे तो एनर्जी h nu and momentum of the photon given as a h nu upon c. Now the third point regarding with the photon, कि अगर हम इंटेंसिटी से रिलेटेड बात करें तब ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. इसका मतलब यहां पर हमने जो भी एनर्जी सोची है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन वी कैन से इट इज h nu, या फिर मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज h nu अपॉन c, वो इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है. मतलब एनर्जी एंड मोमेंटम वी कैन से independent of intensity. That means अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करें, on increasing in intensity only number of photons increases या फिर number of photo electrons increases, लेकिन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन्स h nu. जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स है सभी की एनर्जी h nu ही रहेगी. और इंक्रीजिंग इंटेंसिटी फोटॉन्स की एनर्जी इंक्रीज नहीं होती. द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज h nu. एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, not on intensity. That means on increasing intensity only the number of photons increases, each of energy h nu. That's why the energy and momentum are independent of intensity. Then the most important we can say the photon is electrically neutral. जो भी फोटोन है वो इलेक्ट्रिकली neutral, means it is not affected by any type of electric field or magnetic field. It is not deviated by electric field and
magnetic field. A photon basically electrically neutral. And the last point we can say that whenever the photon interact with any type of matter, it's follow the law of conservation of energy and momentum. We can say they follow laws of conservation of energy and momentum. तो ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, कई बार ऐसे एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटोन। देन प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटोन ऐसे कि जब भी वो इंटरेक्ट करेगा तब ड्यूरिंग इंटरेक्शन वी कैन से the radiation we have to accept as a particle, otherwise as a photon. Energy of each photon is h nu and momentum given as a h nu upon c. इसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे अभी। फिर द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन अगर h nu और अगर मोमेंटम सोचे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मतलब ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ओनली द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस each of energy h nu. इंटेंसिटी से कभी भी उसकी एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। देन फोटोन इज बेसिकली न्यूट्रल, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय या नॉट डेविएटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ द फोटोन they follow the law of conservation of energy and momentum. अब यहाँ पर जो भी हमने एज ए फोटोन का मतलब पार्टिकल नेचर का हमने ऐसे डिस्कस कर दिया। जो भी ऐसे रेडिएशंस है तो बेसिकली इट इज वेव एंड आइंस्टाइन प्रूफ दैट दिस रेडिएशन इज आल्सो पार्टिकल मतलब फोटोन। तो जो भी रेडिएशन है वो वेव तो है और वो पार्टिकल भी है, मतलब एज ए ड्यूल नेचर। तब एनी टाइप ऑफ मैटर जो है, कोई भी मैटर बोल दो कि चलो ये कोई भी एक मैटर, तो इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तब इसके अंदर भी एज ए अगर हम सोचे तो मेड अप ऑफ एटम्स, अगर उसके डीप में चले जाए तो एनी टाइप ऑफ मैटर मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग नेचर है, मतलब इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। और उसी में हमने एक प्रूफ कर दिया है कि ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो एक्ट्स लाइक वेव। वो हमने एटम चैप्टर में कर दिया है ना। तब during the circular motion the electron acts like wave nature, exhibit wave nature। मतलब जो भी मैटर है it's also acts like wave। मैटर पार्टिकल तो है लेकिन it's also exhibit its wave nature। मतलब दोनों जो है the radiation and matter, रेडिएशन वेव है उसका पार्टिकल नेचर प्रूफ हो गया एंड उसका प्रूफ हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन द मैटर पार्टिकल तो है, अब उसका जो भी वेव नेचर प्रूफ किया एज ए डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली ने वैसे हाइपोथेसिस से प्रूफ किया। तब अगर हम डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन सोचे तो डी ब्रोगली ने सबसे पहले बोल दिया कि द ड्यूल नेचर इज सम जनरल लॉ ऑफ नेचर। कि ड्यूल नेचर के बारे में डी ब्रोगली ने क्या बोला, इट इज सम जनरल लॉ ऑफ नेचर। इसका मतलब कि जब भी ऐसे रेडिएशन पढ़े, रेडिएशन की डिस्कशन करें तो उसके बाद क्वेश्चन हुआ कि रेडिएशन को अब क्या करें। मतलब कि रेडिएशन है वो वेव तो है लेकिन पार्टिकल नेचर भी प्रूफ हुआ। देन कौन सा नेचर हमें उसका एक्सेप्ट करना है, वेव नेचर एक्सेप्ट करना है कि पार्टिकल नेचर करना है। फिर जो रेडिएशन है वो भी बोल दिया डी ब्रोगली ने कि वो पार्टिकल तो है, इट इज आल्सो एग्जिबिट वेव नेचर। तो पार्टिकल जो है मैटर है, अब उसका
पार्टिकल नेचर एक्सेप्ट करे कि वेव नेचर एक्सेप्ट करे। तब बोल दिया डी ब्रोगली ने कि दोनों जो है उसके नेचर है अपनी अपनी जगह पर, दोनों सही है, वेव नेचर भी एंड पार्टिकल नेचर ऑल्सो, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन सिचुएशन। जैसे बोले कि वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, हम सभी जो है वो नेचर के ही पार्ट है, हम ऐसे पूरे यूनिवर्स में रहते, तो पूरे नेचर के हम भी पार्ट है। अब नेचर में ही ड्यूल नेचर है, मतलब नेचर में जो भी रेडिएशन है उसका ड्यूल नेचर हुआ, वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर, तो हमारा भी ड्यूल नेचर होता है। जैसे एक एग्जांपल ले हम कि तुम लोगों का जो भी बिहेवियर ऐसे स्कूल लेवल पे होता है, वही बिहेवियर घर पे होगा, या वही बिहेवियर ऐसे कोई फंक्शन में होगा, या फिर तुम्हारा जो भी बिहेवियर घर पे है, द सेम टाइप ऑफ बिहेवियर यू आर डूइंग इन स्कूल या डूइंग एनीवेयर एल्स, इट इज डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। द योर नेचर डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, के एटमॉस्फेयर में सिचुएशन क्या है ना। कहीं पर बाहर घूमने गए तो हमारा नेचर पूरा अलग होता है, स्कूल में दिस इज टोटली डिफरेंट, एट होम टोटली डिफरेंट, इट इज डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो जो सिचुएशन है उस हिसाब से हम हमारा नेचर हम ऐसे एग्जिबिट करते हैं। ऐसे ही जो रेडिएशन है वो भी अपना नेचर डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, मींस एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। लाइक वेव नेचर अगर हमें पढ़ना है, यही रेडिएशन जो लाइट आ रही है उसका वेव नेचर पढ़ना है, तो हमें ऐसे पोलराइजेशन की स्टडी करें, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वो सभी स्टडी करें, तब बोलेंगे कि जो रेडिएशन लाइट है उसका वेव नेचर प्रूफ होगा। वही लाइट का हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करें तो बोलेंगे कि वो जो है वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है। तो इसीलिए डी ब्रोगली ने बोल दिया कि ड्यूल नेचर is some general law of nature, ये नेचर का है, मतलब नेचर में ही ड्यूल नेचर है, वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर, तो हमारा भी ड्यूल नेचर है, तो रेडिएशन का भी होगा और मैटर का भी होगा। तब कोई भी अगर मैटर है, अगर उसकी वेवलेंथ हमें चाहिए, देन वेवलेंथ ऑफ द मैटर पार्टिकल लैम्ब्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अब यहां पर अगर हम सोचें कि मोमेंटम हमने दे दिया कि मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज h न्यू बाई c, जैसे हमने प्रॉपर्टीज में बोला, तो मोमेंटम इज h न्यू बाई c। अब हमें पता है कि बिकॉज c इज इक्वल टू न्यू लैम्ब्डा, देन व्हाट अबाउट द न्यू बाई c? न्यू बाई c करेंगे, इट इज 1 अपॉन लैम्ब्डा, then p is equal to h upon lambda we can say, and that's why the lambda is equal to h upon p. It's called de Broglie wavelength. Otherwise we can say p is mv also, then de Broglie wavelength is also indicated by h upon mv. तो de Broglie wavelength अगर पूछे तो lambda is equal to h by p, अगर वेलोसिटी गिवन है तो m into v से करेंगे। चलो अब मोमेंटम का रिलेशन एनर्जी के साथ भी है, बट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी K is equal to p square upon 2m, then what we can say about the momentum? It is under root 2mk. Then we can say de Broglie wavelength lambda is equal to h upon under root 2mk. ओके, अब यहां पर
अगर हम एनर्जी सोचे तो एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। दैट मीन्स व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है तब वहां पर कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस द एनर्जी इज इंडिकेटेड बाय EV। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mEV। तब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है वो हमारा पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल दे रखा है और वेवलेंथ पूछा है तो h अपॉन अंडर रूट 2mEV कर दो। तब देखो h की वैल्यू फिक्स है 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। तब यहां पर हम वेवलेंथ जो है वेवलेंथ की वैल्यू h अपॉन 2mEV से करेंगे तो उसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट हो सकती है, इट इज 1.227 अपॉन अंडर रूट v नैनोमीटर। दैट मीन्स h अपॉन अंडर रूट 2mE का आंसर होगा 1.227 अंडर रूट v इन नैनोमीटर। तो ये भी तुम ऐसे याद कर सकते हो। अब अगर हम यहां पर लिस्ट आउट करें डी ब्रोगली वेवलेंथ की डिफरेंट इक्वेशंस, देन लैम्डा इज इक्वल टू h by p, we can say h upon mv, lambda is equal to h upon under root 2mk, lambda is equal to h upon under root 2mev, that's why 1.227 under root v in nanometer। अब डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, एमसीक्यू में क्या गिवन है, मोमेंटम गिवन है तो डायरेक्ट कर सकते हैं वेवलेंथ, सॉरी एनर्जी गिवन है तो h अपन अंडर रूट 2m कैसे कर सकते हैं मोमेंटम की जगह पर, वोल्टेज गिवन है तो डायरेक्ट इक्वेशन कर सकते हैं। एमसीक्यू में क्या गिवन है उस हिसाब से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ चूज करेंगे। तो ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ की मेन इक्वेशन, इसके बाद ये सब डिराइव हो सकती है। बस V इज हियर, V इज वोल्टेज, कितना वोल्टेज उस हिसाब से भी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो सकती है। तब डी ब्रोगली ने सब जनरल लॉज के हिसाब से, अब ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है दिस इज फॉर वेव एंड दिस इज फॉर पार्टिकल, दोनों के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल दी। ओके, अब यहां से जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऐसा रेडिएशन है, तब पार्टिकल पर अगर हम कंसंट्रेट करें तो एक होता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मींस कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स करने जाए तो उसकी वेवलेंथ अनसर्टेन होती है, और अगर हम इसकी वेवलेंथ सर्टेन करने जाए तो उसकी पोजीशन, मतलब द पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली फॉर स्मॉल पार्टिकल्स, एंड दैट इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब उसके लिए अगर हम कोई भी एक एग्जांपल लें कि हमारे पास कोई भी बड़ा सा पार्टिकल जस्ट लाइक प्लेन, और जो प्लेन है वो ऐसे अपनी स्पीड से ऊपर जा रहा है और तुम्हें इसको टारगेट करना है, यहां से तुम्हें उसको टारगेट करना है। तब जो प्लेन की साइज बड़ी है तो उसकी पोजीशन और उसकी जो स्पीड है उसके हिसाब से तुम कैलकुलेट कर सकते हो और उसको डायरेक्ट यहां से टारगेट कर सकते हो। बट उसी टाइम पर वहां पर तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज, तब उसकी पोजीशन डिसाइड करने के लिए तुम्हें यहां से एक
पार्टिकल का अगर तुम्हें पोजीशन चाहिए, देन यू हैव टू सेंड द वेव्स एंड द वेव इंटरेक्ट विद द पार्टिकल। तो जितने ड्यूरेशन में, जितने पोर्शन में वो इंटरेक्ट करेगा, वहां पर हम उसकी पोजीशन मान लेंगे। तो चलो, wherever we are sending the wave for the smallest particle, तो सेंडिंग अगर हम वेव सोचे तो वेव का नेचर ऐसा हमारा, और सोचो इट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तब इसकी जो भी हम सोचे तो वेवलेंथ फिक्स है कि वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इज फिक्स। अगर वेवलेंथ फिक्स है, देन वी कैन से द मोमेंटम इज h upon lambda, lambda is h by p, then momentum is h upon lambda, momentum is also fixed, but interaction from minus infinity to plus infinity, मतलब इसका इंटरेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस पर होगा, तब वो पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन यहां से यहां कहीं पर भी कर सकता है, मतलब इसकी पोजीशन अनसर्टेन होगी। द मोमेंटम फिक्स, तो पोजीशन अनसर्टेन। अब जो इंटरेक्शन है वो हमें स्मॉल पोर्शन में ही कराना है, तो क्या करना पड़े, ऐसे बहुत सारे जो वेव्स है उसको हम सेंड करें एक साथ, मतलब सुपरपोज करें। तो व्हेनेवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव, अब डिफरेंट टाइप्स मतलब द वेव्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, ऐसे बहुत सारे अगर हम डिफरेंट वेवलेंथ वाले वेव सुपरपोज करें तो आफ्टर द सुपरपोजिशन हमें कुछ ऐसा नेचर मिल सकता है कि ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ क्रेस्ट विथ क्रेस्ट या ट्रफ विथ ट्रफ there is a maximum displacement in small region, और जहां पर maximum displacement होगा वहां पर बोलेंगे the probability of the particle is maximum। उसके लिए एक एग्जांपल और ले कि कोई भी एक ऐसा सोचो कि मिट्टी वाला रास्ता है, ऐसे ड्राई है पूरी सैंड, ऐसे स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स की, और फिर वहां से एक फुल स्पीड से एक कार निकल गई। तो जैसे कार निकलेगी तुम्हें कार नहीं दिखेगी, लेकिन उसके आसपास जो ऐसे मिट्टी, उसकी जो धूल उड़ेगी वो तुम्हें दिखेगी, और जैसे जैसे आगे जाएगी ऐसे वहां पर तुम्हें पोर्शन थोड़ा बहुत ऐसा मिट्टी जैसा दिखेगा, लेकिन जहां से निकल गई है कार, पास हो गई, फिर वहां पर मिट्टी जो है थोड़े उसका डिस्प्लेसमेंट वापस ग्राउंड की तरफ आ जाएगा। तो मैक्सिमम कहां पर होगा, एट द पोजीशन ऑफ द कार, कि वहां पर मिट्टी बहुत सारी जगह पर आजू बाजू में होगी, मतलब द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। देन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम वी कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार या पोजीशन ऑफ द कार इज एग्जैक्ट दैट पॉइंट। बाय द सेम वे, whenever we are sending the waves of different wavelength where there is a maximum displacement, there is a probability of the particle is maximum। तब यहाँ पर हम पोजीशन फिक्स कर सकते हैं, बट उसकी वेवलेंथ जो है वो वेरी कर रही है। तो वेवलेंथ अनसर्टेन, तो मोमेंटम इज अनसर्टेन, मींस फॉर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इफ वी फिक्स द पोजीशन then momentum is uncertain, if we fix the momentum then position uncertain। It is called Heisenberg's uncertainty principle, कि for the smallest particle position and momentum cannot be determined simultaneously। Then he has given the law, like there is an uncertainty in position is delta x and uncertainty in momentum is delta p, then delta x into delta p it's called h cut। इसको हम बोलेंगे h कट। अब कहीं पर भी h कट लिखा हुआ है, इसका मतलब इट इज h अपॉन 2 पाई। तो यहां से याद करो कि h कट का मतलब h को कट नहीं कर देना है, कैंसिल नहीं करना है,
but h cut the meaning is h upon 2 pi. Then we can say the uncertainty, the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is equal to h upon 2 pi. तब यहां से बोल सकते हैं हम कि if delta x tends to 0, मतलब uncertainty 0, uncertainty 0 means certain, पोजीशन फिक्स हुई, तो अगर ये 0 है then we can say momentum is infinity, तब उसकी वेवलेंथ जो है वो अनसर्टेन हो जाएगी, तो वेवलेंथ अनसर्टेन है तो मोमेंटम इज आल्सो अनसर्टेन। और इफ डेल्टा p टेंड्स टू 0, मतलब मोमेंटम सर्टेन, वेवलेंथ फिक्स है, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 0, अनसर्टेनिटी 0 मतलब फिक्स सर्टेन, तब डेल्टा x टेंड्स टू इंफिनिटी, उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। तो एक क्वांटिटी हम जितनी सर्टेनिटी से मेजर करें उतनी ही दूसरी अनसर्टेन हो जाएगी। अगर इसको हम फिक्स कर दें अनसर्टेनिटी 0, इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो अनसर्टेनिटी 0 मतलब वो फिक्स हो गई, तो उतना ही वो अनसर्टेन होगा, मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर अगर हम मोमेंटम सर्टेन करने जाए तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, मतलब जितनी एक फॉर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जितनी एक क्वांटिटी हम मेजर करते जाए दूसरी उतनी ही अनसर्टेन हो जाएगी। और ये लो है वो हमें याद करना है कि अनसर्टेन प्रिंसिपल डेल्टा x into डेल्टा p is equal to h cut means h upon 2 pi।